Hello, Jai Hind to each and everyone. My name is Vikrant Singh Punir and I heartily welcome you all at Defense वाला. So I hope सब लोग मस्त होंगे और जी जान लगाकर अपने अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं और आज का सेशन क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. बिल्कुल आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर साइंस के सब्जेक्ट को किस तरीके से टैकल ऑन करें और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे हम लोग साइंस के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सके. और साइंस सब्जेक्ट को लेकर सीडीएस एग्जामिनेशन में हमारे क्या डूज होने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन करने के टाइम पीरियड पे साइंस सब्जेक्ट को रिलेटेड, वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं. साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि साइंस सब्जेक्ट के अंदर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर कितने क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं, कितने क्वेश्चंस केमिस्ट्री और कितने क्वेश्चंस बायोलॉजी, क्या उनका लेवल रहने वाला है क्वेश्चंस का और किस प्रकार से हमें अपनी स्ट्रेटजी को आगे फॉलो करना है, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सके सीडीएस एग्जामिनेशन. तो चलिए हम लोग आज के अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग साइंस सब्जेक्ट की यदि बेसिकली बात करते हैं तो साइंस के अंदर यहां पर हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली इंक्लूडेड होते हैं. कहने का मतलब हमारे पास फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन केमिस्ट्री का आता है और तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास बायोलॉजी का आता है. यही 3 सब्जेक्ट मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा है जिनकी वेटेज सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, पूरे पेपर के अंदर यदि हम लोग बात करेंगे तो इन तीनों सब्जेक्ट, कहने का मतलब साइंस की सबसे ज्यादा वेटेज है, ये याद रख लीजिएगा. मतलब फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लास्ट ट्रेंड अगर हम लोग देख रहे हैं. कुछ ट्रेंड आपके सामने मैं यहां पर आपको दिखा कर लाया हूं कि अगर हम केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू की यदि हम लोग बात करते हैं सीडीएस 1 में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सीडीएस 2 में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अगर मैं बात करता हूं ऑरेंज कलर से आपको सीडीएस 2 का पैटर्न दिखाई देगा और ब्लू कलर से यदि हम लोग बात करें सीडीएस 1 का पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है. ऑन एन एवरेज यदि आप बात कर रहे हो 10 12 9 11 9 14 12 12 10 18 10 क्वेश्चंस. ऑन एन एवरेज यदि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं केमिस्ट्री में 10 से 12 क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जा रहे हैं. इस साल का जो अभी आपका सीडीएस 2 2023 हुआ था उसमें भी 10-11 क्वेश्चन डेफिनेटली थे, पक्के थे, ये याद रख लीजिएगा. तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. अब ये जो 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसे हमें प्रिपरेशन करना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा. इसी तरीके से यदि हम बायोलॉजी की बात कर लेते हैं कि सर बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न अगर आप देखना चाहो तो ऑरेंज कलर से आपको सीडीएस 2 का दिखाई देगा, ब्लू कलर से आपको सीडीएस 1 का पैटर्न कंप्लीटली दिखाई दे रहा है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 10 10 11 10 10 11 11 9 8 9. कहीं ना कहीं यदि हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी के पोर्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके 9 से 10 क्वेश्चंस के आसपास वैरिड कर रहा है. ऑन एन एवरेज यदि हम बात करते हैं 10 क्वेश्चंस आप यहां पर भी मानकर चलिए. सेम यही ट्रेंड आपका फिजिक्स में भी फॉलो होता है. फिजिक्स की भी यदि हम लोग बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस का आप बेसिक एवरेज मानकर चलिए. ओवरऑल सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर यदि हम लोग बात कर लेते हैं साइंस से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ओवरऑल साइंस से यदि हम लोग बात करें तो डेफिनेटली गारंटीड है 30 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं. और आप बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा, पूरे पेपर्स में से अगर 30 क्वेश्चन आपके साइंस में से आ रहे हैं तो आप कट ऑफ के कितने नजदीक पहुंच रहे हो. मतलब इसका पोर्शन बहुत ज्यादा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल की साइंस आपसे पूछी जा रही है, 11 12 की बहुत हाई पूछी जा रही है. 11 12 का आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आने चाहिए, लेकिन इतने हाई लेवल आईटी वगैरह नेट्स लेवल की नहीं पूछी जा रही है. अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट पर पूछी जा रही है. क्यों? क्योंकि सीडीएस एग्जामिनेशन जब हम जानते हैं तो ग्रेजुएशन मेन क्राइटेरिया माना जाता है फुलफिल करने के लिए. अब बहुत से बच्चों की ग्रेजुएशन आर्ट्स से भी और बहुत से की कॉमर्स से भी है. इस तरीके से पेपर को सेट किया जाता है कि सभी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या अनवांटेड एबीसी या एन किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, वो पेपर को अटेम्प्ट कर सके. अगर कंप्लीटली पूरा का पूरा पेपर 11 12 की साइंस से बना दिया तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आर्ट्स और कॉमर्स वालों को आ जाएगी. इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पेपर का जो पैटर्न सेट किया जाता है, 10 तक का बेसिक स्टैंडर्ड साइंस तो आता ही आता है, लेकिन
उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स यदि हम लोग बात कर लेते हैं 11th और 12th की डाल दी जाती है, जिसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हम यहां पर मौजूद है तो हम आपको सारे के सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल बेसिकली क्लियर कर देंगे कि 11th 12th की कौन सी टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में 11th एंड 12th से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे 11th की यदि मैं बात करूं तो वेव से क्वेश्चंस पूछा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब की बार भी सीडीएस में एग्जामिनेशन आया था, पेंडुलम का क्वेश्चन था कि किस पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, किस पोजीशन पर जो मूव करेगा पेंडुलम मिनिमम हो जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है मिनिमम है। तो सिंपल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे थे। लाइट एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट, लाइट से चैप्टर से क्वेश्चंस अच्छे लेवल के बन जाते हैं, थोड़े से अपर लेवल के बन जाते हैं। इसी तरीके से यदि हम लोग बात कर लेते हैं काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशनल, काइनेमेटिक्स इन 2 डायमेंशनल्स में क्वेश्चंस कई बार वेक्टर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या फिर यदि हम लोग बात कर लेते हैं ग्राफ पूछ लिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइप एक्सेलरेशन के बीच में एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ, इनका एरिया क्या डिनोट करता है, इनके एरिया से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपके 10th लेवल तक के पोर्शन में नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन 11th के लेवल में आता है। सो वहां से कुछ क्वेश्चंस डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स में पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, स्ट्रेस पर पूछाता है, स्ट्रेन पर पूछाता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस पे पूछाता है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ फ्रिजिडिटी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जो कई बार डाल लिया जाता है। सो अनवांटेड टॉपिक फिजिक्स में एक दो ऐड कर दी जाती है, लेकिन टेंशन नहीं, हम लोग उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको सब कुछ बता दूं। इसी तरीके से यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। 10th लेवल तक का यदि हम लोग बेसिकली देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में 10th में बेसिक बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल, डॉबर्नियर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, न्यूलैंड ऑक्टेव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो मोस्ले ने कंसेप्ट अलग दे दिया कि एटॉमिक नंबर से अरेंज करना है, और बोर्ड्स ने पीरियोडिक टेबल बना कर दिया। उस पीरियोडिक टेबल में बेसिकली हमें 10th लेवल तक का बेसिक डाटा बताया गया कि अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट तो वैलेंस या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इन सब में क्या वेरिएशन होती है, डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस के बारे में नहीं बताया गया है। कुछ वंडरवॉल रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बारे में कंसेप्ट्स नहीं बताया गया है, आयनिक रेडियस। सो एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होते हैं। डी ब्लॉक की यदि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में 10th क्लास में नहीं बताया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की नहीं बताया गया है, उनमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। वो सब एक्सेप्शनल केसेस वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा 11th और 12th का पोर्शन जो है वो डाल दिया जाता है, वो भी आपको कवर कराएंगे। कहां से पढ़ना है, क्या सोर्स बेटर रहना चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। बायोलॉजी में भी सिंपल वे में यदि हम लोग बात करें 10th तक की बायोलॉजी में आपको बेसिक दिया हुआ है, सेल वगैरह के बारे में बेसिक चीजें दिया हुआ है। प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम का थोड़ा अपर वर्जन की यदि बात कर रहे हैं, कुछ लेवल्स क्वेश्चंस बढ़ाकर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो यदि हम ओवरऑल बात करें तो बेसिक स्टैंडर्ड आपका 10th है, लेकिन कुछ ऐसे फ्यू एक्सेप्शनल चैप्टर्स हैं जो कि 11th और 12th की से आ जाते हैं। सो वो भी हमें कवर करने, कैसे कवर करने वो सब हम देखेंगे। सो हमने यदि ओवरऑल देख लिया है पूरा का पूरा साइंस के अंदर यदि हम बात करते हैं, सो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 30 क्वेश्चंस में से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना इजी है, और बच्चों ने करके दिखाया है। हमारे ओल्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने करके दिखाया है, 30 आउट ऑफ 30 लाए भी हैं, और बहुत बेटर वे और बिल्कुल राइट स्ट्रेटेजी, राइट गाइडेंस के साथ राइट प्रैक्टिस करने के कारण 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल अगर मैं साइंस की बात करता हूं। सो कैसे करेंगे वो सब चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो अभी हमने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। अब बात आती है कि सर फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स है, सिलेबस है जो हमारे पेपर के अंदर है। सो सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का आता है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं वेरियस फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वो सब चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है लॉज ऑफ मोशन। कहने के लिए छोटी सी टॉपिक है कि इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, साथ ही साथ इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे इंपल्स पर, मोमेंटम पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास एनर्जी रिलेशन पर क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कर्व के अंदर ग्राफ प्लॉट किया था, एरिया निकालने से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लेते हैं।
इसी तरीके से लीवर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, लीवर से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। टॉर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर ये सब इंक्लूडेड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क कब मैक्सिमम होना है, कब मिनिमम होना है, नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव वर्क का कंसेप्ट क्या है। एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसमें एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेशन कई बार आता है कि हमारे पास 5 बल्ब हैं, वो 40 वॉट की रेटिंग पर ऑपरेटेड होते हैं, दिन में इतने घंटे चलते हैं, इतने दिन चलते हैं, तो ओवरऑल एनर्जी का मतलब यूनिट, जो आपके घर में बिजली के बिल आता है उसको यूनिट बोला गया। 100 किलोवाट आवर में जो कैलकुलेट करते हो वो एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई है, उस पर एक न्यूमेरिकल्स आया है अब इससे पिछले 1-2 सीरीज के अंदर। सो वो कंसेप्ट भी हमें पढ़ना है। अच्छा, फिजिक्स को पढ़ने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप पूरी की पूरी फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का पता हो कि कौन कौन सी क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कौन कौन सी क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने ऐसे लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखा है, तो प्रेशर और एरिया के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, फोर्स और एरिया के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन में इनवर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन निकालना आता है सो आप किसी भी चैप्टर को इजीली फिजिक्स के अंदर क्लियर कर सकते हो। फॉर्मूला कंसेप्ट आपको आता है तो फिजिक्स में क्वेश्चंस बिल्कुल कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं, आपकी नॉलेज के ऊपर पूछा जाता है कि रेडियस को बढ़ा दिया तो इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया तो फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको ये कर दिया तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो गया। तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट आपको आता है तो आप इजी क्रैक ऑन कर सकते हो। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते हैं कि अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा था ग्रेविटेशन से, जिस पे हम लोग ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का देखते हैं कि जी की डेप्थ के साथ हाइट बढ़ती है तो क्या इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, डेप्थ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जी की वैल्यू इक्वेटर पर पोल्स पर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है। फिर एस्केप वेलोसिटी की क्या होती है, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंके कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाए, कभी वापस रोट करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट किया जाता है, हाइट कितनी हाइट पर रिवॉल्व करेंगे, कैपलर्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक लिफ्ट का केस इसमें बहुत आता है कि लिफ्ट में कोई पर्सन बैठा है, वो ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यदि बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें हम स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ पढ़ते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ फ्रिजिडिटी पढ़ते हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशंस क्या है, पॉइजन्स रेशियो से क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर के अंदर आते हैं। ये सब बेसिक चीजें हम लोग पढ़ते हैं और साथ ही साथ इसमें प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि वाटर के अंदर रो जी एच प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ते हैं, स्टोक्स थ्योरम वगैरह हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, बर्नौलीज थ्योरम इसमें पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, विस्कोसिटी इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर हम लोग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 3 पढ़ते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, आइसोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। उसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ता है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हम लोग पूरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक ट्रांसफार्मर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहता है, ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स वगैरह होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। और लास्ट एक और चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, ये सब चीज डिस्कशन करते हैं। और लास्ट लाइट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये सब पढ़ते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ कौन सा थ्योरी के साइंटिस्ट ने दिया है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टीआई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आते हैं, स्कैटरिंग से आते हैं, डिस्पर्जन से आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पोलराइजेशन से बन जाते हैं, यहाँ पर ह्यूमन आई से बनते हैं, डिजीज, मायोपिया, स्ट्रेस, बायोपिया, इससे क्वेश्चंस भी कई बार बनते हैं। इसके करेक्शंस कैसे किया जाता है, कनकेव, कन्वेक्स मिरर या लेंस से क्वेश्चंस, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला निकालने के लिए कई बार क्वेश्चंस आते हैं। बहुत मल्टीपल चीजें यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के बारे में कंसेप्ट को पढ़ते हैं।
कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, और बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनके यूजेस से क्वेश्चंस बहुत आता है। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर सीडीएस की साइंस की हम लोग बात करते हैं, सीडीएस का साइंस का जो एग्जामिनेशन जो पेपर बनता है वो बेसिकली एप्लीकेशंस बेस्ड बहुत ज्यादा बनता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डे टू डे लाइफ में होने वाले से बनता है। तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें समझ में आती हैं तो। ऐसे ही यदि हम लोग बात करते हैं, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। सो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ज्यादा, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें एसिड की, बेस की और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटलर्जी या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की इम्प्योर कंडीशन से प्योर मेटल्स या कैसे निकाले जाते हैं, जिसमें रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, लीस्ट एक्टिव एलिमेंट, मॉडरेट एक्टिव एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस है। फिजिकल मेथड भी है, केमिकल मेथड भी है। इसी तरीके से यदि हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10 डेज के अंदर। इस पीरियोडिक चैप्टर को थोड़ा सा एडवांस लेवल में हमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं, थोड़े से यूजेस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कि जैसे आपका जो ब्लड प्रूफ जैकेट होती है उसमें किस पॉलीमर, कैवलर पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट्स के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, किससे बनता है। इसी तरीके से एक्सप्लोजिव्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सप्लोजिव्स। फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स कौन से, पॉलीमर से क्वेश्चन आता है, रबर से आता है, मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैक्स से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपके जो सामान होते हैं, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ किस ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या होता है, जैसे जो फीमेल्स जो मोस्ट प्रोबेबली लगाती हैं वो अपने माथे पर लगाती हैं, तो आपने देखा होगा। सो उसके अंदर कौन से कंपोनेंट होता है, ठीक है, मांग भरने के लिए कौन सा होता है, सिंदूर जिसको बोला जाता है, तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। और केमिस्ट्री तो 100% प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पर ही पूछी जाती है सीडीएस के अंदर, अब तक का ट्रेंड यही रहा है। फिजिकल प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, केमिकल प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर इसके अंदर मॉलिक्यूल से संबंधित बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा एडवांस नहीं पूछे जाते यहाँ पर। ऐसे ही यदि हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी, सो बायोलॉजी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन के बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स है, ठीक है, सेल्स एंड टिश्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस पेपर के अंदर कई बार आते हैं बहुत ज्यादा। इसी तरीके से कुछ स्टैटिक चीजें जैसे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। डीएनए वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो ऑन यदि हम लोग बात करें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम है, ज्यादा क्वेश्चन प्लांट किंगडम से बहुत पूछे जाते हैं। आवर फूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटीन वाले फ्रूट, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स वाले जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या है, डिजीजेस से क्वेश्चन आते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से क्वेश्चंस, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सो ये ओवरऑल सिलेबस रहता है सीडीएस का सिलेबस यदि हम लोग बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सो कुछ ज्यादा इसमें नहीं है यदि हम लोग बात करते हैं, सो नॉर्मल से है, ये आपको समझना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि वो टिप्स क्या है जिसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट्स को मास्टर कर सकते हैं एसएसबी इसके अंदर, सीडीएस के अंदर, केमिस्ट्री के। सो मास्टर कैसे करें? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं तो उनको यही नहीं पता होता कि उनको पढ़ना क्या है। आपको सबसे पहले जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मेरा एस्टीम्ड सिलेबस ये है। अच्छा, ये मेरी टॉपिक्स है, मुझे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ना है। दूसरा, उसके बाद आपको ट्रेंड देखना ये पड़ेगा कि लास्ट ईयर के यदि मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूं तो लास्ट ईयर में किस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, 10 क्वेश्चंस में आपको एक ट्रेंड का बेसिक नॉलेज पता चलेगा, यार अच्छा इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस पूछे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे। तो आप यदि तैयारी करना चाहते हो, सबसे बेस्ट बेटर यही बताया जाता है कि आप एक बार तैयारी करने से पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रफ माइंडेड से, मतलब ये आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है, आप बैठकर देखो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बेस समझ में आ जाएगा। अच्छा यार, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कोई नहीं यार कर लेंगे अपन।
फिर उसके बाद सिलेबस को देखो, अच्छा ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, यार ये हमने पढ़ा है, इतना बेसिक चीज मुझे मालूम है, लेकिन इतना से क्या काम बन जाएगा या और पढ़ना पड़ेगा, वो चीज कहां से पता चलेगी आपको? PYQ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या स्पेशली CDS की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर साइंस में आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन से चैप्टर आपकी उंगलियों पर, टिप्स पर होने चाहिए, ये सारे चैप्टर हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिक आइडिया ये है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको यदि मास्टर करनी है साइंस, तो सबसे पहले आपको सिलेबस टिप्स पर होना चाहिए। सिलेबस आपका टिप्स पे होगा तो ही आप कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट, यदि हम लोग बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। पैटर्न का मतलब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अभी हमने देखा है साइंस के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 एवरेज ऑन मान के चल लीजिए। पैटर्न क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या स्टैटिक पूछे जा रहे हैं, क्या फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो कितने करने हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या कैलकुलेटिव आ रहे हैं या थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिएक्शन से संबंधित केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बैलेंस करने से तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कलर तो नहीं पूछ रहा है केमिकल रिएक्शंस के, अच्छा बायोलॉजी में पूछ रहा है तो सेल्स एंड टिश्यू से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए अगर एक क्वेश्चन मैंने सही कर दिया तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया तो कितने मुझे नंबर मिलेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। बिना इस चीज के आप नहीं कर सकते हो। सो सिलेबस और पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप 40% के आसपास अपनी प्रिपरेशन में चले गए हो। सो पैटर्न और सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टडी मटेरियल। कहां से पढ़ूं कि मुझे क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, क्या मेरा स्टडी मटेरियल का सोर्स होना चाहिए। सबसे बेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो एनसीईआरटी ही है। और एनसीईआरटी में यदि हम लोग अभी प्रेजेंट बात करते हैं तो एनसीईआरटी में जितना भी टेक्सचुअल डाटा है वो तो पूछा ही पूछा जा रहा है, साथ ही साथ बॉक्सेस में आपके कुछ एक्टिविटी भी लिखी होती है, बॉक्सेस में कुछ एक्टिविटी भी मेंशन्ड होती है। सो एक्टिविटी भी आपको पढ़नी है। कई बार क्वेश्चंस एक्टिविटी से क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम लोगों ने अपने जो लास्ट बैच हमारा विराट हुआ था 2023 CDS 2 के लिए, उसमें सारे के सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हमने कराए हैं, क्लास के अंदर पढ़ाया। तो साथ ही साथ यहां पर मैं आपको यही फोकस करने के लिए बोलूंगा, प्लीज एक्टिविटी को जरूर फोकस करेगा क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे CDS 2023 में क्वेश्चन आया था, आपका कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, लाइम वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो एक्टिविटी में गिवन था। सो आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल कैसे पता चलेगा, सोर्स आपको कैसे पता चलेगा, यदि आपको पैटर्न और लेवल का पता है। पैटर्न और लेवल वो आपको PYQ से पता चलेगा। सो वो करने के बाद आपको पता होता है कि यार ये टॉपिक मैंने 6 क्लास में पढ़ी थी, ये टॉपिक मैंने 7th में पढ़ी थी, ये टॉपिक मैंने 8th में पढ़ी थी, ये 9th में पढ़ी थी, अच्छा यार ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का, ये मैंने 11th में पढ़ा था। तो सबसे बेस्ट सोर्स तो आपको याद रख लीजिएगा एनसीईआरटी ही है। उसके अलावा जितने भी आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं, जो भी आपके बैचेस में जिसमें भी आप एनरोल्ड हो, उसके क्लास नोट्स को बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, पढ़ना है, उसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। ऐसे नोट्स बनने चाहिए कि आज आपने नोट्स बनाए हो तो आज से 10 साल बाद सपोज करो आपको कोई सिस्टर ब्रदर या कोई भी रिलेटिव हो, वो भी अगर इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाह रहा है या चाह रही है और वो भी तैयारी करना है, तो आपके नोट्स उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड स्पेसिफिक नोट्स होने चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, फालतू की कुछ भी उसमें नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अब रिपीट नहीं होते हैं, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड, जहां पर सोचना समझना आपको पड़ेगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने क्लास में पढ़ लिया सब कुछ हो गया, उसको पढ़ने के बाद जब तक आप उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, आएंगे तो बहुत हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको घुमाएगा, आपके दिमाग को चलाने की वो बात करेगा, तो आपको समझना है कंसेप्ट को, रटना नहीं है। जब कंसेप्ट को समझ जाओगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, बिल्कुल आप उसको उधेड़ दोगे। तो याद रखना, अपने क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझना है, थिंकिंग डेवलप करनी है। जब तक आप थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। सो अपने मटेरियल, अपना सोर्स डिसाइड कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक है, आपके क्लास नोट्स वगैरह हैं, आपके DPP डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको जो मिलते हैं, इनका प्रॉपर पैटर्न पर रिपीट करेगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कंसेप्ट को बिल्ड कैसे किया जाएगा, फंडामेंटल्स डेवलप कैसे। सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि मेरे फंडामेंटल वीक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता पीरियोडिक टेबल,
पीरियोडिक टेबल जो हम चैप्टर डिस्कशन करते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रिंसिपल हंड रूल्स ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना टिप्स पर होना चाहिए। तो सपोज करो आप चैप्टर पढ़ने तो चले गए लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं आती है, आपको हर्ट्ज रूल ऑफ बब रूल्स नहीं मालूम है, तो नहीं कर पाओगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये याद रख लीजिएगा, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट या किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ने जरूरी हैं। जैसे केमिस्ट्री की बात करता हूं कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट क्या है, प्योर फॉर्म क्या होती है, इम्प्योर फॉर्म क्या होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, कैथोड टर्मिनल क्या होता है, एनोड टर्मिनल क्या होता है, वो प्रिंसिपल्स क्या है ना। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एल्कालाई क्या होता है, एल्कालाइन क्या होता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक नोट्स बनाइएगा, बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन चैप्टर में होगा। तो पेपर में जब आप कभी किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चैप्टर के पहले, उस सब्जेक्ट के पहले बेसिक्स क्लियर करो सबसे पहले, तब चैप्टर को स्टार्ट करो। फिजिक्स में सेम आपसे यही मैं बोलूंगा, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट रिलेशंस क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन कैसे निकालते हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। इनका यदि हम लोग बात करते हैं एमएलटी फॉर्म क्या होती है, जिसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है, वो क्या होती हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनका इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली होगा। वहां पर बोला जाएगा डेरिवेशन अगर आ रहा है तो किसी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन कहीं पर आ तो इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो बेसिक कंसेप्ट आपके बनने चाहिए। सेम बायोलॉजी में भी आपके कंसेप्ट है कि एंजाइम क्या होते हैं भाई, प्रोटीन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या है, ठीक है। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो कुछ आपके फंडामेंटल, सो मोस्ट प्रायोरिटी अपने फंडामेंटल्स क्लियर करिए, कॉपी नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक को फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग, जितने फंडामेंटल टर्म्स होती है वो नोट डाउन करिए। मोल्स, मोलैरिटीज क्या होते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। वंस योर बेसिक इज बिन क्लियर, उस बेसिक को एक बार ब्रशअप कर लीजिए। ब्रशअप करने के बाद फिर आप चैप्टर पर बढ़िए और अपने कंसेप्ट धीरे धीरे धीरे, तब आपको मजा आएगा। सो एकदम से अगर मैं आपको 12th क्लास में भेज दूं आप नहीं पढ़ पाओगे, तो अब जब धीरे धीरे चलते हो तभी तो मजा आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बिल्ड योर कंसेप्ट बिल्ड करने के बाद आपको जो भी क्लास नोट्स आपके दिए हैं रेस्पेक्टिव, उस क्लास नोट्स को पढ़िए, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या करते हैं बहुत से बच्चे कि आज जो क्लास में पढ़ाया आज तो उसको रिवीजन कर लिया है, कल जो पढ़ाएंगे कल वाला रिवीजन कर लोगे, तीसरे दिन जो पढ़ाएगा तीसरे दिन वाला रिवीजन कर लोगे। तो धीरे धीरे ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या होती है, मनुष्य की ब्रेन कैसे काम करते हैं, ब्रेन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पीछे का भूलते चलते आते हो, यही गलती करते हो। तो आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपकी ऐसे होनी चाहिए, आज आपने जो पढ़ा वो तो रिवीजन करना है, कल आपको जो पढ़ाया जाएगा कल वाला तो रिवीजन करना है, लेकिन कल आपके सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक जो बैक क्लास पीछे चले गया उसको मैं रिवाइज करूंगा। हो सकता है आज आपको रिवाइज करने में टाइम लगे, तीसरे दिन पिछले के 2 दिन का रिवाइज करना, फिर तीसरे दिन का टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको नॉर्मल अपनी हैबिट में बना लोगे तब आपके पास सारी की सारी टिप्स आपको याद होगी। भाई जब पैदा हुए थे बोलना भी नहीं जानते थे, बार बार सीखे हो, बोल बोलकर गिर गिर कर ही तो चले हो, तो वही सेम चीज यहां पर है। बार बार रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, और एक दिन ऐसा आएगा एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं हो, तो उससे पहले क्या करेंगे, 1 महीने पहले जब रिवीजन करनी होती है सिर्फ मॉक लगाएंगे जितने लगाने, यही तो चाहिए। सो अभी से अपने कंसेप्ट अभी से अपने पर करिए, बैकलॉग कुछ भी नहीं रखना, जो भी क्लास नोट्स जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको सब कुछ साथ के साथ पढ़ते रहिए, कुछ भी बैकलॉग मत रखिएगा, ये आपको कंसेप्ट फॉलो करना है। अच्छा अब सर रिवीजन का बेटर तरीका क्या होता है, सर मैं नोट्स को बार बार पढ़ लूं उससे मेरा रिवीजन हो जाएगा, कभी मत करना। आप नोट्स को आपने पढ़ा, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन हमेशा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नोट्स पढ़ते गए आपने क्वेश्चंस ही नहीं लगाए, कुछ फायदा नहीं है उसका। हमेशा प्रैक्टिस आपकी जो होनी चाहिए वो क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंसेप्ट आपने समझ लिया, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। भाई पेपर में आपसे, जब आप सीडीएस का पेपर देने जाओगे वहां कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो लिखनी है, नहीं भाई, वहां तो क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने, क्वेश्चन का आंसर तब दे पाओगे यदि आपकी प्रैक्टिस है। तो रिविजन हमेशा क्वेश्चन के मोड में होना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका पूरा फोकस बनना चाहिए कि भाई आज मुझे ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर कवर करना है, तो मुझे 3 घंटे के अंदर ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर कंप्लीट करना है और 1 घंटे के अंदर पीरियोडिक टेबल चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं।
मैं लाइट चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मुझे रिवीज का कंसेप्ट पहले बेसिक कर लेना है, फिर इसके कितने क्वेश्चंस मैं लगाऊंगा। तो आपका टाइम फिक्स होना चाहिए भाई, 12 से 2 बजे तक मैं ये करूंगा, 2 से ये। जब आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तभी चीजों का बैकलॉग बनता है। सो बैकलॉग बिल्कुल भी बनने मत दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट से करेगा। और जब मॉक लगाने जाओ तो अपने आप को टेस्ट करो भाई, अपने आप को टेस्ट करो। आप सॉफ्ट कंडीशन के अंदर बहुत बेटर परफॉर्म करते हो। हमारा असली परफॉर्मेंस तब निकल कर आता है जब मैं एक्सट्रीम डाइवर्स्ड कंडीशन में टेस्ट दूंगा खुद को। क्या पता मैं सॉफ्ट कंडीशन में बहुत अच्छा प्ले कर रहा हूं, लेकिन जब मेरी एक्सट्रीम डाइवर्स कंडीशन होगी वहां मैं प्ले नहीं कर पाया, तो इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन में कमी है। क्या कमी है मेरी प्रिपरेशन? मेरी प्रिपरेशन में यह कमी है कि मैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं दे पाया सब्जेक्ट्स को, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं दे पाया टॉपिक्स को। किसी टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा टाइम फोकस कर दिया, जो टॉपिक बहुत आसान थी। पढ़ते टाइम मेरा दिमाग कहीं और था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, जब पढ़ रहे हो तो जी जान लगाकर पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो, समझ रहे हो। और जब क्वांटिटी मैटर्स नहीं करती, क्वालिटी मैटर्स करती है। सो क्वालिटी कंटेंट से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जितने से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। जो काम करना है जिंदगी में बेस्ट करना है। चाय बना रहे हो तो ऐसे बनाओ कि तुमसे बड़े कोई चाय नहीं बनाता हो, है ना। कपड़े धो रहे हो तो ऐसे कपड़े धो तुमसे बड़े कोई ना धोता हो। पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी करो तुमसे बड़े कोई पढ़ाई ना करता हो। और जिंदगी में जो भी काम कर रहे हो तो बेस्ट करना है। और किसी से पीट रहे हो तो ऐसा पीटो कि तुमसे बड़े कोई पीटता ना हो, और किसी का पीट रहे तो ऐसा पीटो कि तुमसे बड़े कोई पीटता ना हो। तो जो भी काम करना है बेस्ट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से करना है। मैंने अभी आपको बताया रेगुलर प्रैक्टिस होनी बहुत बहुत जरूरी है। आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिएगा। आज आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट पढ़े। सबसे पहला उस पीरियोडिक टेबल के पीवाईक्यू उठाओ, जितने भी पूछे 10-15 साल के अंदर लगा लो। आपका बेसिक क्लियर हो, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ जाएगा। आपने फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर है, पीवाईक्यू उसके लगाओ, यहां से यहां आ जाएगा। सेम सेल एंड टिश्यू आपने चैप्टर पढ़ा है, यहां से यहां। सो टॉपिक वाइज कर लो, हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो सैटरडे संडे का, कि जिसमें मुझे पूरे हफ्ते का जो मैंने पढ़ा है अब तक का जितना भी पढ़ा है वो सब रिवाइज करूंगा। सैटरडे संडे रिवीजन डे फिक्स होने चाहिए, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। कंसेप्ट को एक बार पढ़ा, कंसेप्ट तो आप डेली पढ़ ही रहे हो, रिवीजन नोट्स को आपको रिवीजन डेली करना है। मंडे टू फ्राइडे तो आप नोट्स पढ़ ही रहे हो। सैटरडे संडे क्वेश्चन प्रैक्टिस डे है हर सब्जेक्ट का आपका। इस तरीके से बिल्कुल देखना, परफॉर्मेंस बिल्कुल निखर कर आएगी। इस तरीके से चलोगे तो रेगुलर रिवीजन बताया है मैंने। आज जो पढ़ा है वो तो आज रिवीजन करना है, कल जो पढ़ा है वो भी करना है, उससे पहले वाले का भी। ये करते रहो, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे अपना प्रैक्टिस डे फिक्स कर लो। गारंटीड है, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे और आप रिवीजन कर लिया है, उस टाइम आप मॉक लगा रहे होंगे। मॉक लगाने से स्पीड डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, अब मजा आता है, परफॉर्मेंस निकल कर आती है। नेक्स्ट, सेल्फ बिलीफ। अपने पर बिलीफ जरूर रखना, कभी भी डिमोटिवेट मत होना। यस आई कैन डू इट। बंदे को सक्सेस होने में टाइम लगता है, लेकिन जो बंदा लगातार मेहनत में लगा रहता है उसको सक्सेस हमेशा मिलती है। ऐसा आज तक के इतिहास में मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी बंदे ने मेहनत करी हो, किसी व्यक्ति ने मेहनत करी हो, उसकी मेहनत बिल्कुल विफल गई हो सकता है मेहनत का फल अभी नहीं मिला, थोड़े समय बाद मिला है। तो कई बार याद रखना, संयम और संकल्प, पेशेंस और डेडिकेशन बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल लगे रहो, संकल्प से लगे रहो, मजा आएगा। एक काम को बार बार करने में बोरियत तो होती है, लेकिन उस बोरियत के आगे जीत होती है। तो बोरियत के आगे अगर जीत लेनी है तो संयम और संकल्प के साथ लगे रहो और अपने पे सेल्फ बिलीव रखना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि पढ़ भी नहीं रहे हो और सब कुछ बस ये कर रहे हो कि नोट्स को रिवीजन कर लिया और ये लगता है कि सब कुछ आता है, क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे। ये नहीं है भाई, ये ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबेगा। कॉन्फिडेंस तब आता है, नोट्स का रिवीजन भी है, प्रैक्टिस पर कमांड भी है, क्वेश्चंस के थ्रू कमांड भी है। सो सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी है। आपने चाहा तो आप इस विश्व को जीत सकते हो, और आपने अगर हार मान ली तो दुनिया आपको जीत लेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। सो अगर कंधों पे सितारे चाहिए या कंधों पे स्ट्रिप्स चाहिए भाई, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रिप्स आर मच मोर बेटर, है ना, देन द स्टार्स ऑन द शोल्डर। सो स्ट्रिप्स और शोल्डर अगर कंधे पे चाहिए तो भाई सेल्फ बिलीफ, मेहनत, डेडिकेशन, संयम, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ी सक्सेस की होती है अचीवमेंट के लिए, ये याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। सो इस प्रकार से आप सारे के सारे अपने साइंस के सब्जेक्ट को बिल्कुल कंप्लीट वे में टैकल कर सकते हो। एनसीईआरटी, नोट्स, प्रैक्टिस, रिवीजन। एनसीईआरटी, नोट्स, प्रैक्टिस, रिवीजन। प्रॉपर नींद, प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट। आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं, किस क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, ये सब कैसे मिलेगा।
PYQ का नॉलेज अटेंड करके। सो आप ये स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली फॉलो करिए और यू विल जस्ट कमांड दिस साइंस सब्जेक्ट एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर दैट यू आर जस्ट गोइंग टू स्कोर 30 out of 30 after following all these instructions very sharply. So this has been all from my side for the today's session. Thank you very much for joining today's session. Jai Hind, Jai Bharat. Wish you all the very best. Thank you.